आज हम बीए सेकेंड ईयर का जो प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो हमारा विषय है वो है गांधीवादी युग और असहयोग आंदोलन। इससे पूर्व हमने भारत में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में कांग्रेस के इतिहास काल को जो विभिन्न धाराओं में बांटा गया है इसके बारे में अध्ययन किया। इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस के इतिहास का 3 काल रहा है। जो प्रथम है उसको हमने उदारवादी युग कहा, द्वितीय को उग्रवादी युग और तृतीय गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। प्रथम जो कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक का जो काल था वो उदारवादी युग था और 1906 से 1919 तक का जो काल था वो उग्रवादी युग या उग्रवादी चरण कहलाया और उसके आगे का 1920 से लेकर स्वतंत्रता तक का जो समय था वह युग गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो आज हम 1920 से 1947 के मध्य का जो युग गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे कि गांधीवादी युग कैसे कहलाया ये और असहयोग आंदोलन का कैसे प्रारंभ हुआ और उसके क्या परिणाम निकले। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश किस प्रकार हुआ। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में जब भारत आए दक्षिण अफ्रीका के दौरे से तब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उससे पूर्व भी उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह में भाग लिया था, किंतु सक्रिय रूप से उनका राजनीति में प्रवेश जनवरी 15 के लगभग माना जाता है। महात्मा गांधी जो पूर्व में ब्रिटिश सरकार की नीतियों में सहयोग करते थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को सकारात्मक मानते थे, वो उनका सहयोग करते थे, वो सहयोगी से असहयोगी बन गए क्योंकि कुछ नीतियाँ इस प्रकार की रही ब्रिटेन सरकार की जिससे महात्मा गांधी को उनके प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए, जबकि उन्हीं महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि से भी नवाजा था। तो कुछ ऐसे कारण असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं जहाँ पर हमने देखा कि महात्मा गांधी भी सहयोगी से असहयोगी बन गए और किस कारण असहयोग आंदोलन ने जन्म लिया। उसमें प्रथम कारण आप देखते हैं कि जनता का असंतोष उस समय चरम पर था और महंगाई में वृद्धि हो रही थी क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध का काल था। 1914 से 1918 तक आपको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें सर्वप्रथम तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही उत्साहपूर्वक सबको सेना में भर्ती किया, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्ति की ओर आया तो उनको सेना में से छटनी करने लगे। महंगाई भी चरम पर थी और ऐसी स्थिति में जनता में असंतोष व्याप्त होना एक प्राकृतिक कारण था, एक स्वाभाविक कारण था। द्वितीय हम देखते हैं तो रोलेट एक्ट इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है उसमें रोलेट एक्ट जो मार्च 1919 का कानून था जिसे कि काला कानून भी कहते हैं, इसमें किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करने का एक ऐसा कानून था जिसमें मनमाने समय तक किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता है। इसके लिए मोतीलाल नेहरू ने कहा भी कि न अपील न वकील न दलील, अर्थात अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया और ये काला कानून था जो सभी वर्गों के लिए उन्होंने बनाया गया था और सभी वर्गों ने इसका विरोध किया था। तृतीय यदि हम देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में मुख्य भूमिका निभाता है। पंजाब के गवर्नर उस वक्त थे, तो उस वक्त हम देखते हैं कि 10 अप्रैल को वहाँ के प्रसिद्ध नेताओं को सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को नज़रबंद कर दिया गया और उन्हें अमृतसर से निष्कासन का आदेश दे दिया गया। निष्कासन का जो आदेश दे दिया गया उससे वहाँ की जनता में विरोध व्याप्त हो गया और इस विरोध को व्यक्त करने हेतु उन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा रखी। ये सार्वजनिक सभा बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से कार्य कर रही थी, किंतु उस वक्त वहाँ के सैनिक शासन के जो प्रमुख हैं जनरल डायर, उन्होंने अंधाधुंध गोली की वर्षा कर दी और उस प्रहार में 800 व्यक्ति घायल हो गए, 800 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और लगभग 2000 व्यक्ति घायल हो गए।
इसका उद्देश्य जो था, इस हत्याकांड का उद्देश्य पंजाब में एक तरह का आतंक उत्पन्न करना था, और ये आतंक बनाने में कामयाब भी हो गई ब्रिटिश जो सरकार थी। लेकिन इसके प्रभाव जो थे वो बहुत ही व्यापक निकले। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि जो थी, हम इसमें देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना सर का खिताब छोड़ दिया, और वायसराय की कार्यकारिणी के जो सदस्य थे शंकरन नायर, उन्होंने मार्शल लॉ जारी रखने के विरोध में त्यागपत्र दे दिया कार्यकारिणी से। तो इसके प्रभाव बहुत व्यापक सिद्ध हुए। इसी पृष्ठभूमि में यदि हम देखें तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट भी थी। हंटर कमेटी गठित तो इसलिए की गई थी ताकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता लगाए, उसका विश्लेषण करें, किंतु वह भी पक्षपातपूर्ण परिणाम पर पहुंची, और उसने जो जनरल डायर का कार्य है उसको सही ठहराया। इस प्रकार जनता में बहुत अधिक ऐसे आक्रोश व्याप्त हो गया। एक कारण और है, यदि हम देखें तो खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा, जो वहाँ के खलीफा जो कि धर्मगुरु, सभी मुसलमानों के धर्मगुरु माने जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए ब्रिटिश सत्ता कार्य कर रही थी। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मित्र राष्ट्र यदि विजयी होते हैं तो तुर्की से खलीफा को पद से हटा दिया जाएगा, यानी सुल्तान को पद से हटा दिया जाएगा। तुर्की के जो सुल्तान हैं उनको भारतीय मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, खलीफा अर्थात धर्मगुरु। तो इस कारण से भारतीय मुसलमानों में बड़ा असंतोष व्याप्त था, और ब्रिटिश सरकार ने फिर वादा भी किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए, और यह जनता में ऐसे असंतोष का बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ, और खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना को लेकर आंदोलन शुरू किया गया। और महात्मा गांधी ने भी इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जिसका एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना था। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम जो शुरू हुआ, धीरे धीरे कांग्रेस की नीति में भी परिवर्तन हुआ, और 1920 में जो अधिवेशन हुआ उसमें ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया कि असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया जाएगा और महात्मा गांधी जी को इसके समस्त अधिकार दे दिए जाएंगे। तो जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ उसके दो पक्ष थे। उस कार्यक्रम में हमने दो पक्ष देखे, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक में हम देखें तो पहला कार्य उन्होंने बहिष्कार का किया, सरकारी वेतनिक और अवेतनिक पदों से इस्तीफा, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों समारोह में भाग न लेना, उनका बहिष्कार करना, सरकारी वस्तुओं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और इसमें न केवल एक नकारात्मक पक्ष हम देखते हैं, चुनावों का बहिष्कार, साथ ही साथ हम इसमें कुछ सकारात्मक पक्ष भी देखते हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात थी। इसके कार्यक्रम में, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में हमने स्वदेशी का प्रचार भी देखा। अस्पृश्यता का अंत करना भी उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में एक बात रखी, और उसके साथ ही बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार करना, हाथकरघा और बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार आदि बातें भी उन्होंने प्रमुख तौर पर रखी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल सकारात्मक अपितु नकारात्मक पक्ष भी असहयोग आंदोलन में दोनों कार्यक्रम साथ साथ चले। इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद के पदक को वापस देकर शुरू की थी, और जिससे जमनालाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस दे दी थी। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए तो उनका भी बहुत बहिष्कार हुआ, उनका भी हड़तालें की गई उनके स्वागत में, क्योंकि भारतीयों में असंतोष जो है वो चरम स्थिति पर था, और महात्मा गांधी ने इसका लाभ उठाया। लेकिन ऐसी स्थिति में, जबकि आंदोलन चरम स्थिति पर था, यह आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हो रहा था, क्योंकि अन्य कई जो आंदोलन है वो तो हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों तक सीमित रह गए, किंतु ये
ग्रामीण स्तर तक पहुंचा, ये जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका था, तभी एक ऐसी स्थिति आई कि गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक ग्राम में 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे कि जनता उत्तेजित हो गई और उन्होंने थाने में आग लगा दी। तो ये जो हिंसक घटना हुई, इसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई, 21 सिपाही जलकर मर गए और एक थानेदार भी उसमें शामिल था। ऐसे अहिंसावादी आंदोलन में इस तरह की हिंसा का हो जाना महात्मा गांधी को बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्होंने बहुत सारे नेताओं के मना करने के बावजूद, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, इनके विरोध के बावजूद भी 11 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। और इस आंदोलन के स्थगन के पश्चात 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा भी दी गई। इस आंदोलन के वापस लेने पर बहुत से नेता नाराज़ थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा भी कि जब ये चरम पर था और ये जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर चुका था, उस वक्त वापस आना कोई बुद्धिजीवी कदम नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी, जो कि अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहते थे, उन्होंने ये कदम उठा लिया। आंदोलन में हम देखें तो इसमें कुछ कमजोरियां भी रही, लेकिन फिर भी इसका कुछ महत्व ही था। आंदोलन की अगर हम दुर्बलता या कमजोरी की बात करें तो इसमें राजनीति में धर्म का प्रवेश था। इसमें हम देखते हैं कि खिलाफत का जो प्रश्न था वह धार्मिक प्रश्न था और धार्मिक राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक मसले के साथ इस तरह मिलाया गया, तो ये इसकी कमजोरी था। साथ में हम ये भी देखें कि आंदोलन को चरम पर होने पर बीच में स्थगित कर देना एक मनोवैज्ञानिक रूप से भी सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ता है। और 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का वचन न केवल अविवेकपूर्ण था वरन बालक सदृश भी था। इस प्रकार ये कुछ इसकी कमजोरियां हमें नज़र आती हैं, लेकिन समस्त दुर्बलताओं के बावजूद ये अपने महत्व को स्थापित करने में सफल रहा, क्योंकि अब भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस राष्ट्रीय आंदोलन ने अपने आप को जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया। यह न केवल बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, अपितु यह ग्रामों की जनता तक भी पहुंच गया। साधारण जनता निर्भीक भी हो गई, क्योंकि पूर्व में यह सरकार का विरोध इतनी आसानी से नहीं कर पाती थी, लेकिन अब स्वराज्य का शब्द बच्चे बच्चे के मुंह से सुनाई देने लगा। इस आंदोलन का यदि एक पक्ष और हम देखें तो ऐसा लगता है कि ब्रिटिश सरकार भी जनता का पूर्ण सहयोग करने के लिए फिर प्रयत्नशील रही जब तक ये आंदोलन चला। और कांग्रेस ने जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए, उनका प्रभाव भी बहुत ही दीर्घकालीन रहा, जैसे कि खादी चरखा कातना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन, उनकी स्थापना। क्योंकि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ में जो इसके नकारात्मक कार्यक्रम थे, जिसके तहत कि सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना था, तो बहुत सारे युवाओं ने सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया था। तो इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना हुई थी, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, और ये एक तरह से भारत के भविष्य के लिए अच्छा सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आंदोलन भले ही पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है, लेकिन इसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम निकले। विदेशी माल की बजाय स्वदेशी माल को अपनाना, ये भी इसकी बहुत बड़ी सफलता थी और भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की ओर एक नए कदम के रूप में स्थापित हुआ। धन्यवाद।